नमस्कार, मैं निखिल कुमार। आप देख रहे हैं दी जनता बोध। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, जनता बोध अपने हिस्से का एक अलग आसमान ढूंढने की कोशिश करेगा, जहां कुछ भी सनसनीखेज नहीं बल्कि सब कुछ मानीखेज होगा। दोस्तों, देश में अभी एक बड़ा और महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है। लगातार उस पर बात भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है, आज से लगभग 100 साल पहले एक उपन्यास लिखा गया था। उसका नाम है गोदान, जो किसानों की दुर्दशा और उस वक्त के शहरी और ग्रामीण जीवन को रेखांकित करता है। आज हम गोदान, किसान और प्रेमचंद की दूरदर्शिता पर बात करेंगे। कितनी अजीब बात है, गोदान और प्रेमचंद 100 साल बाद भी किसी न किसी तरह प्रासंगिक बने हुए हैं। ये बात प्रेमचंद को एक लेखक के तौर पर तो बहुत बड़ा बनाता है, लेकिन हमें एक समाज के रूप में बौना साबित करता है। किसान तब भी संघर्ष कर रहा था और आज भी संघर्ष कर रहा है। तब जमींदार और अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ और आज अपनी सरकार के खिलाफ। आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े किसान हैं, उनका रकबा बड़ा है, उपज बड़ी है। लेकिन देश के छोटे किसान जो सिर्फ इसलिए खेती कर रहा है ताकि साल भर भोजन कर सके, उसकी हालत गोदान के होरी से बेहतर नहीं है। तब के होरी और आज के किसानों की हालत समझने के लिए आपको गोदान पढ़नी पड़ेगी। छोटे किसान तो क्या ही होते हैं, मूल रूप से मजदूर होते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि अपनी अवस्था के लिए वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ मशाल थाम सके और विरोध कर सके। आंदोलन के पक्ष या विपक्ष में होने का एक बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि विरोध को लेकर प्रेमचंद ने क्या कहा है। प्रेमचंद ने कहा है, लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। मैं यहाँ बस यह बताने की कोशिश कर रहा था कि चीज़ें बहुत हद तक बदली नहीं हैं, बस साल दर साल ही बदला है, हालात नहीं बदले। जमीन पर अगर आप थोड़ी सी बारीक नज़र से देखें तो फांक और चौड़ी होती गई है। गांव और शहर, किसान और पूंजीपति में जितना अंतर उस वक्त था, आज भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यह समझने के लिए समाज और गोदान दोनों को पढ़ना पड़ेगा। मूल रूप से आज हम बात भी गोदान पर ही करेंगे। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है और दोनों किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। साहित्य से बहुत ज़्यादा मतलब न रखने वाला भी या कम पढ़ने वाला भी जानता है गोदान और प्रेमचंद को। गोदान एक क्लासिक कृति है तो प्रेमचंद एक कालजयी रचनाकार। आज हम बहुत संक्षेप में गोदान की अंतर्वस्तु पर बात करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत ज़्यादा भूमिका की जरूरत नहीं है। जैसा कि नाम से जाहिर है, गोदान का मतलब गाय के दान से है, जो इस उपन्यास का केंद्रीय किरदार पूरा नहीं कर पाता है। हमारे समाज में गोदान या गाय का दान मृत्यु के बाद के कर्मों में किया गया सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है, लेकिन यह सबके लिए आसान नहीं है। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिस पर शोधार्थियों ने PhD तक की है। इसके आज तक न जाने कितने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्याख्या विद्वानों द्वारा, साहित्यकारों द्वारा की गई है, लेकिन मैं अपनी सीमित सोच और ज्ञान से इसकी सबसे आसान व्याख्या बताता हूँ, और वो है सपना देखना और उसे उम्र भर पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते रहना। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र होरी, जो एक किसान है, और किसान के लिए पशुधन कितना महत्वपूर्ण होता है, इसे आप गोदान पढ़कर ही समझ सकते हैं। होरी अपने दरवाजे पर गाय बांधने को अपनी इज्जत का प्रश्न बना लेता है और उसके लिए कितनी मेहनत करता है, कैसे कैसे सपने बुनता है, यह अपने आप में एक रोचक प्रसंग है जो प्रेमचंद उपन्यास के शुरुआत में स्थापित कर देते हैं। और यह सपना उपन्यास पढ़ने के क्रम में आपके साथ नदी की तरह यात्रा करता रहता है। अगर आपका थोड़ा भी ग्रामीण जीवन से संबंध है तो आपके लिए उपन्यास और आप उसके किरदारों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। गोदान समाज के हर पहलू को छूती है, जिससे कभी न कभी आपका सामना होता ही है, जैसे जाति व्यवस्था, अंतरजातीय विवाह, स्त्री पुरुष संबंध आदि। ऐसा भी नहीं है कि प्रेमचंद गोदान को एक पक्षी या सिर्फ ग्रामीण ही रखा है, उसे शहरी जामा भी पहनाया है और वहाँ के पात्रों को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया है। सबसे अच्छी बात जो मुझे गोदान पढ़ते हुए लगी वो उपन्यास के स्त्री पात्रों की मजबूती। एक भी स्त्री समय और काल के अनुसार कमतर नहीं दिखाई गई है। सबका डिसीजन मेकिंग में योगदान है, जबकि उस वक्त पितृसत्तात्मक सत्ता समाज पर अधिक हावी थी। गोदान में वो सब कुछ है
जो एक आम ग्रामीण किसान मजदूर के जीवन में घट सकता है। परिवार, समाज, कर्ज बंटवारा, दहेज, सूद, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कष्ट में जी रहे लोग किसी भी स्तर पर संवेदनहीन नजर नहीं आते। किसी के मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुराग्रह नहीं है। जो भी दुराग्रह है वह परिस्थिति जन्य है। ऐसे लोग और किरदार आज भी गांव में मौजूद हैं। गोदान सिर्फ अपने कथा वस्तु के लिए एक कालजयी उपन्यास नहीं है, बल्कि अपने भाषा के लालित्य के लिए भी कमाल की है। प्रेमचंद भाषा को कैसे बरतते हैं, इसका एक उदाहरण मैं उपन्यास से ही पढ़कर सुनाता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, छन छन बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नगण्य रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है। शीतल और शांत जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते हैं और सुनते हैं, तो तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता है। कितनी कमाल की भाषा है। गोदान का पढ़ा जाना ग्रामीण और सामाजिक व्यवस्था समझने के लिए कितना आवश्यक है। उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक भाषा के लालित्य को बचाने और भाषा में मर रहे शब्दों को जिंदा रखने के लिए है। गोदान पढ़ते हुए हमें अनेक शब्द मिलते हैं जो आज हमारी वोकैबुलरी से गायब हैं, लेकिन उनमें कमाल का रस है। जैसे मैं आपको कुछ शब्दों पर ध्यान दिलाता हूँ। मर्जाद, पगहिया, अहिराने, आकबत, न जाने ऐसे कितने ही शब्द हैं जो हमारी भाषा में मर रहे हैं। भाषा के लिए ट्विटर और सोशल मीडिया पर लड़ने से तो बात नहीं बनेगी। हिंदी की किताबें भी खरीदनी पड़ेगी, जो महंगी तो बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा करके आप साहित्य और भाषा के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। इसलिए किताबें खरीदें और पढ़ें। जरूरी नहीं कि सिर्फ साहित्य हो, किताबें महत्वपूर्ण है, विधा नहीं। वो इतिहास, फिल्म, संस्कृति किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। लेकिन इस अंधाधुंध समय में किताबें आपको आपकी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती हैं। पढ़ना कितना जरूरी है, उसे भवानी प्रसाद मिश्र की 2 पंक्ति से समझते हैं। कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जगा सवेरे, उस जगह से कुछ बढ़कर सो। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार और आप देख रहे थे दी जनता बोध।